हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी क्राउन ऑब्जेक्टिव का, वहां से आधुनिक भारत का इतिहास। और यह जो है हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड किए गए हैं। जो लोग उसे नहीं देखें वो जा कर के प्लेलिस्ट से देख लेंगे या आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दी जाएगी। वो दोनों पार्ट जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्पफुल है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे वो एग्ज़ाम्स आपका 66 बीपीएससी का हो, बिहार दरोगा मेंस प्री का हो, ईएसआई का हो, चाहे एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, एसएससी, सभी एग्ज़ाम्स में जहां पर इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को एक एक पॉइंट समझते चलेंगे। हम लोग जैसे चलते हैं, पहले टॉपिक्स को देखते हैं, टॉपिक्स को पूरे पहले एक्सप्लेन करते हैं, तब उससे संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। वैसा ही आज भी हमारा क्लास चलेगा पार्ट नंबर 3 वीडियो का। आज का जो हमारा क्लास है वह है असहयोग आंदोलन से शुरू होगी। इससे पहले जो था 26 चैप्टर वो ऑलरेडी हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन तक कंप्लीट कर रखा था। आज है 27 नंबर पे असहयोग आंदोलन। यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और लास्ट तक आप बने रहेंगे और देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट मिलता रहे। साथ ही अन्य सभी अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको इसके पीडीएफ दिए जाएंगे और डेली अपडेट्स और क्यूज कराई जाती है। तो वहां ज्वाइन कर जाएंगे और हम लोग अब आगे चलते हैं असहयोग आंदोलन में। बात है आज असहयोग आंदोलन की, तो इसके बारे में जाने तो यह चली थी 1920 से 1922 के समय में। यह असहयोग आंदोलन जो चलाने का निर्णय था सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जब कलकत्ता अधिवेशन हुई थी कांग्रेस की, तब लिया गया था। और महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को स्वयं पेश किया था। उन्हें ही 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नागपुर अधिवेशन के समय जो अध्यक्ष थे वह थे विजय राघवाचारी। विजय राघवाचारी के समय इसे किया गया और असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया और इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। तब तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना भी की गई थी। तो जानेंगे असहयोग आंदोलन से पहला प्रश्न का हमने जाना, पहले उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और अब जानेंगे प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? पहला किया गया था 1920 में। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? वकालत छोड़ने वाले थे चित्तरंजन दास। तीसरा, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? काकोरी कांड, चौरी चौरा, जालियांवाला बाग या मुजफ्फरपुर कांड? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था चौरी चौरा कांड के समय। चौरी चौरा कांड जो हुई थी यह 1922 ईस्वी में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक स्थान है चौरी चौरा। चौथा, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। पांचवा, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए? यह थे बाल गंगाधर तिलक, जिनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही हो गई थी और उसी दिन असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी। छठा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन था
असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुई थी। 7वां, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी थे बारदोली में। 8वां, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? यह थे छपरा, बिहार में। 9वां, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया गया था CR दास द्वारा। 10वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा है कि यह निष्ठुर बर्बादी है? यह लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 11वां, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुई थी? जो बताना है 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा घटना जो था यह 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922। 13वां, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। 14वां, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? असहयोग आंदोलन के समय जो स्थापित की गई थी वह है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15वां, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गांधी जी के विरुद्ध जो निंदा प्रस्ताव पारित की गई थी डॉक्टर मुंजे द्वारा। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जो सही सुमेल का बात कर रहा है वह है 1931 में राजगुरु की फांसी। अगर देख ले असहयोग आंदोलन 1920 में, रॉलेट एक्ट 1919 में। 17वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंधित में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है वह है M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। यह गलत है। और देखें तो इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 रही। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है ब्लर दिख रहा होगा, पर मैं आपको एक एक प्रश्न और एक एक वर्ड को आपको पढ़ के बताता चलूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुन लें। 18वां, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 19वां, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करता है। सही क्रम जो है असहयोग आंदोलन का वह है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, तब गांधी जी की गिरफ्तारी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। तो अगर देखें यहाँ पर चौरी चौरा कांड 1922, असहयोग आंदोलन 1920, बारदोली प्रस्ताव यह जो था किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, तो इनमें जो है सही कूट को बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 2। 21 नंबर, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हुई। इन कथनों में से जो सही है वह है 1, 2 और 3। 22 नंबर, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता।
23 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी केसरे हिंद। 24 नंबर, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। और कारण आर है, इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। यह हुई थी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न। अब अगला चैप्टर है हमारा स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के बारे में जान लें। सबसे पहले तो यह गठित हुई थी 1923 में असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद ही, और इसके सूत्रधार थे मोतीलाल नेहरू एवं CR दास। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। कांग्रेस का जब 1922 के गया अधिवेशन हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे CR दास, तब गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो अब जानते हैं स्वराज पार्टी के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य को। पहला प्रश्न है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। स्वराज पार्टी संस्थापित की गई थी मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास। तीसरा प्रश्न, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई है। एक अथवा अधिक के लिए की गई है वह है गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस लेना और काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। चौथा, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है मोतीलाल नेहरू और CR दास। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। पांचवा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी CR दास ने। छठा, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जो इंडिपेंडेंट पार्टी 16 दिसंबर 1922 को बनी उसमें शामिल थे मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। सातवां, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र CR दास ने दी थी। आठवां, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? प्रथम भारतीय अध्यक्ष है विठल भाई जे पटेल। नौवां प्रश्न, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया पार्टी। 10वां, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। स्वराज पार्टी का जो गठन है यह हुई थी असहयोग आंदोलन के बाद। 11वां प्रश्न, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? जो दल में नहीं था अगर देखें, श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे वह स्वराज दल के नेता नहीं थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा स्वराज पार्टी से संबंधित। और आगे है साइमन कमीशन। अगला चैप्टर है हमारा साइमन कमीशन के बारे में। तो जान ले पहले साइमन कमीशन को, तब जानेंगे हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को।
साइमन कमीशन की अगर बात करें तो इसकी गठन हुई थी 1927 में। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में की गई थी। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को पेश की थी। तो अब जानेंगे साइमन कमीशन से संबंधित पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन, मेजर एटली, स्टीफन वॉल्स, विस्काउंट बर्नहम। तो साइमन कमीशन का उदारवादी था सर जॉन साइमन। दूसरा, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अगर कथन देख लें तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तीसरा, अभिकथन 1, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। कारण है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो यहाँ पर जो सही है अगर देखें तो ए और आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है आर का। चौथा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो सही है, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, यह था नेहरू रिपोर्ट में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। पांचवा, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय जन आंदोलन जो हुई थी वह साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रहने के कारण। छठा, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के कहने पर। सातवां, लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज में। आठवां प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने? नेहरू रिपोर्ट संबंधित है मोतीलाल नेहरू से। नेहरू रिपोर्ट जो है यह आई थी 1928 में। इसके तहत भारत सचिव जो थे लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी थी कि वे एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी दल को मंजूर हो, तब बनाई गई थी नेहरू रिपोर्ट। आगे नौवां प्रश्न, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी। 10वां, नीचे दो वक्तव्य कथन ए और आर दिए गए हैं। कथन ए है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था और कारण है साइमन आयोग ने एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो इनमें सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए का। 11वां प्रश्न, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? यह थे लाला लाजपत राय। 12वां, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष में आया था? 1928 में और रिपोर्ट पेश की थी 1930 में और गठन किया गया था 1927 में। ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को, भारत आया 1928 को और रिपोर्ट पेश की 1930 को। 13वां, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? औपनिवेशिक स्वराज की मांग की सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने।
14 प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। सही आंसर है उपयुक्त सभी। 15वां, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 में। 16वां, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में, आया 28 में, रिपोर्ट दिया 1930 में। 17वां, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? यह विरोध में था नेहरू रिपोर्ट के। 18वां, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था? यह भारत आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। अब आगे है हमारा चैप्टर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुई थी, इससे संबंधित प्रश्न को बात करें अगर लाहौर अधिवेशन की, तो लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर, ध्यान रखेंगे, रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और इसके साथ ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो जानते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुई जवाहरलाल नेहरू के समय। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? सर्वप्रथम की थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। तीसरा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? यह कही थी मौलाना हसरत मोहानी ने। चौथा, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? यह की गई थी लाहौर अधिवेशन में। पांचवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो सही आंसर, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया, ये सही है। आगे भी इसका ऑप्शन है तो देख लेते हैं उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। छठा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया कब? वर्ष बतानी है, वह है 1929 में। सातवां, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में हुई थी कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया 1929 का लाहौर अधिवेशन में। आठवां, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने, रावी नदी के तट पर। नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की मांग, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता उन्मूलन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
अब अगला चैप्टर है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जाने तो इसकी जो शुरुआत है फरवरी 1930। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथ में दी गई थी। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखी थी। इसी समय दांडी यात्रा हुई थी जो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने कुछ अनुयायियों 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 375 किलोमीटर की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो अब जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित पहला प्रश्न। सब दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ जो प्रारंभ हुई थी वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुई थी 1930 में। दूसरा, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। तीसरा, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? यह हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। चौथा, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? यह दी गई लाहौर सत्र में। पांचवा, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तंजौर तट पर जो था वह है AC राजगोपालाचारी। छठा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 13 अप्रैल 1930 को। यहाँ पर 13 अप्रैल नहीं 12 मार्च 1930 को की गई थी। दांडी मार्च की जो शुरुआत है वह 12 मार्च 1930 को की गई थी और खत्म की गई थी 6 अप्रैल 1930 को। सातवां, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। 4 मई को रात को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेजा गया था और ये जो धरसना है यह महाराष्ट्र में स्थित है। 8वां, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शटर्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया है। यह है पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। 9वां प्रश्न, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। 10वां, कथन ए है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया और महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। सही कथन चुनना है तो हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। 11, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था बेब मिलर। जो बेब मिलर था यह अमेरिकी पत्रकार था और इसने कहा था मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा। 12वां, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। 13 नंबर, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? महात्मा गांधी के दांडी कूच में जो थे गुजरात के। 14 नंबर, शक्ति के विरुद्ध गांधी अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है?
यह कथन है गांधी की दांडी यात्रा से। 15वां, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की। 16वां, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे है 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? यह था नमक सत्याग्रह में। 18वां, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य कथन चुनना है तो देखें, यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। 20 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। 21 नंबर, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था साबरमती से। 22वां, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड का नायक था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 23वां, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ 385 नहीं, 375 किलोमीटर की दूरी थी। आगे 24 नंबर, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। 25वां, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। 26वां, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? यह थी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब आगे अगला है हमारा गांधी इरविन समझौता। जो अगला चैप्टर है गांधी इरविन समझौता। तो अगर जाने गांधी इरविन समझौता को, तो गांधी इरविन समझौता यह हुई थी 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है और यह M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुई थी। इस समझौता के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला था। सरोजिनी नायडू जो थी, उन्होंने गांधी और इरविन को 2 महात्मा के नाम से संबोधित भी किए थे। तो चलते हैं गांधी इरविन समझौता में पहला प्रश्न देखेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहेंगे, साथ ही लाइक बटन दबाकर जाएंगे। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता में पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया गया था? यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? सांत्वना पुरस्कार कही थी एलन कैंपबेल जॉनसन ने। तीसरा, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। आगे चौथा, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने से कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वह है तेज बहादुर सप्रू का। साथ में थे S.R. जयकर और श्रीनिवास शास्त्री भी। पांचवा, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? यह हुई थी गांधी इरविन समझौता। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। छठा, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? यह महात्मा कही थी सरोजिनी नायडू ने। अब आगे
अगला चैप्टर है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। जो कांग्रेस की कराची अधिवेशन हुई थी उसके बारे में। तो इसका पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुई थी महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? यह है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस.सी. बोस ने। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और सही कालक्रम अनुसार लगाना है। तो अगर देख लें तो गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुई थी, राजगुरु को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। सही आंसर यहाँ पर हमें मिलेगी 3-2-1। तीसरा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। चौथा, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है गांधी इरविन समझौता, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तीसरा भगत सिंह को फांसी और चौथा है पूना समझौता। तो सही कालक्रम अनुसार अगर लगाएं तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1, 3, 2, 4। पांचवा, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। छठा, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो सही कूट की अगर बात करें तो गांधी इरविन समझौता, तब भगत सिंह को फांसी, तब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला चैप्टर है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बात कर लेगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो इसमें कुल 3 सम्मेलन हुई थी। इनमें 3 सम्मेलन में प्रथम सम्मेलन जो हुई थी यह थी 1930 से 1931 के बीच में चली थी। इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का 89 सदस्य प्रतिनिधिमंडल वाइसरॉय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने लंदन गया था और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था जॉर्ज पंजम ने, जिसके अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बात करें दूसरे गोलमेज सम्मेलन की, तो यह हुई थी 1931 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के गए थे और वो एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। इसी दौरान गांधी जी लंदन में किंग्स हॉल में प्रवास किया था। लंदन में जो था उन्होंने ठहराव किया था किंग्सले हॉल में, और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्याओं पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रही थी। दूसरा, वही अगर तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तेज बहादुर सप्रू व भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। अब जानते हैं हम लोग गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जो भी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? के.टी. पॉल ने। दूसरा, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुई थी और महात्मा गांधी लंदन के किंग्स हॉल में रुके थे और गए थे एस राजपूताना
नामक जहाज से। तीसरा, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। चौथा, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। यहाँ पर दोनों ऑप्शन दी गई है, ए और डी दोनों, यानी भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो पहले आप आंसर ध्यान देंगे, मारना होगा आपको B.R. अम्बेडकर, और दोनों ए और बी यानी कि दोनों आंसर दिखे ऑप्शन में आपको ए और बी या तेज बहादुर सप्रू एवं भीमराव अंबेडकर, तब आपको दोनों को लगाना होगा। पांचवा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुई थी 1930 में। 1930 से नवंबर से जनवरी 1931 के बीच में हुई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन। छठा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। दूसरा है आर कथन, गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर है, ये गलत है परंतु आर सही है। सातवां, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था मौलाना मोहम्मद अली। आठवां, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे वह था SS राजपुताना। नवा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, पहला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय एवं सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधि के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो सही है 1, 2, 3 तीनों। 10वां, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? असफल रही थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। 11वां, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? यह 1930 में आयोजित हुई थी। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था। ये गलत है, इसमें नहीं किया था। सही आंसर हो जाएगा मतलब कि जो ऑप्शन नंबर डी। 12वां, 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं ने लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। 13वां, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यह थे महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आगे है अगला चैप्टर सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट को अगर जाने तो इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। सांप्रदायिक पंचाट जो है यह पारित हुआ था 1932 में। 1932 में इसे लाया गया था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। यह थी सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। तो जानते हैं इससे संबंधित प्रश्न को।
पहला प्रश्न है 1932 में महात्मा गांधी ने मृत्युपरांत उपवास प्राधान्यता इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी 1932 16 अगस्त को। दूसरा, श्री B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता। तीसरा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। चौथा, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? यह की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। पांचवा, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें थे? दलित वर्ग के लिए सीट थी 71 और 147। 71 था सांप्रदायिक अवार्ड में और पूना पैक्ट में 147। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? जो नहीं किए थे वह है सी राजगोपालाचारी। अन्य सभी अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी थे। सातवां, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। आठवां, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। नौवां प्रश्न, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा। 10वां, पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए। 11 नंबर, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष हैं घनश्याम दास बिरला। 12वां, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? बौद्धों को। 13 नंबर, कथन ए है पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया। और आर है इसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए अगर कूट को तो सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? यह कथन है B.R. अम्बेडकर की। 15वां, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय, जो कि 1932 में 16 अगस्त को मैकडोनाल्ड द्वारा लाई गई थी। अब आगे है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसे देखते हैं। अगर पहले बात कर ले कांग्रेस समाजवादी पार्टी की, तो आचार्य नरेंद्र देव, JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने 1934 में, ध्यान देंगे 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो जानते हैं अब इससे संबंधित प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? आचार्य नरेंद्र देव। दूसरा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। तीसरा, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। इसमें साथ थे अच्युत पटवर्धन भी। चौथा, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश दिवस मनाया गया था अप्रैल 1946 में।
पांचवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दूसरा, इसको समस्त भारत में बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? सही है ऑप्शन नंबर सी। आगे छठा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। सातवां, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। आठवां, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। नौवां, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार को करों के अपवंचन यानी इवेजन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों का दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। जो इनमें उपयुक्त में से सही कथन है वह है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे अगला प्रश्न है हमारा प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव जो 1937 में हुई थी, इससे संबंधित प्रश्न है। तो अगर बात करें हम प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन जो 1937 में हुई थी, इसे 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह उस समय था पीला बक्सा, पीला बक्सा, जो 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला वह प्रांत था बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में। वही कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में भी उभरी थी, जबकि पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। इससे संबंधित अब जान लेते हैं प्रांतीय चुनाव का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? वह है असम में। पूर्ण बहुमत से असम में नहीं आई थी। दूसरा, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, बंगाल में। तीसरा, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? भूस्वामित्व की नीति अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। चौथा, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पूर्ण बहुमत नहीं मिला था पंजाब में। पांचवा, किस वर्ष में कांग्रेस ने भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के विरोध में सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था? 1939 में। छठा, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? वित्त विभाग सौंपा गया रफी अहमद किदवई को। सातवां, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है 5। आठवां, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम। आगे नौवां, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस मनाई गई थी 1939 में। 10वां, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। वह है बंगाल और पंजाब। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11वां, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? यह प्राप्त नहीं की थी बंगाल में। 12वां,
कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। सही कालक्रम में सजाना है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। आपको एक बार और बता दूं कि कांग्रेस किन किन प्रांतों में बहुमत पाई और नहीं। कांग्रेस जो था वह 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत से था। बिहार, ओडिशा, मद्रास वर्तमान का जो तमिलनाडु चेन्नई है, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में। वही कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था और केवल पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अब आगे, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। कांग्रेस का जो त्रिपुरी संकट था यह 1939 में हुई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी जो है यह स्थित है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। दूसरा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। तीसरा, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। चौथा, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद। 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें ये घटना घटी थी। पांचवा, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? सही आंसर देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी। छठा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में। सातवां, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। 1938 में थे हरिपुरा में, 1939 में त्रिपुरी में। आठवां, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन पर। नौवां, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। हरिपुरा जो है यह स्थित है गुजरात में। अगला चैप्टर है देशी रियासत। देशी रियासत से संबंधित प्रश्न को देखें तो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस वर्ष में हुआ था? आधिकारिक रूप से विलय हुई थी 1947 में। दूसरा, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब। तीसरा, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। चौथा, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे सरदार पटेल। पांचवा, निम्नलिखित देशी रियासतों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या मैसूर? तो सही आंसर है पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। छठा, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया? 1927 में। सातवां, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। आठवां,
निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। 9वां, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है 26 अक्टूबर 1947 को। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। यह था हमारा पार्ट 3। अब आगे एक और पार्ट आएगी, जो चौथा पार्ट होगा वह हमारा आखिरी पार्ट होगा आधुनिक भारत का इतिहास का। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो जा कर के ज़रूर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करके ज़रूर जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।